नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान विचित सर, अखिलेश सर, पुण्येंदु जी, मयंक सर, बाबा और सुमित सर, आप सभी का स्वागत है। आज यानी कि कल चुनाव परिणाम का दिन और उससे एक दिन पहले हम लोग ये खास चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा ये भी है कि क्योंकि 5 तारीख को जो एग्जिट पोल्स आए हैं उसके मुताबिक, जो पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक, एक राज्य में जहां पूर्ण तरीके से कांग्रेस की वापसी हो रही है, हरियाणा में, वहीं जम्मू एंड कश्मीर में देखा जाए तो इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। हालांकि पूर्ण बहुमत के आसार वहां पे अभी तक बनते नज़र नहीं आ रहे हैं। यानी 24 लोकसभा चुनाव के बाद जो मोमेंटम बना था, वो इन दोनों चुनाव में हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से वही मोमेंटम दिख रहा है कि जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लूज़ हो रही है। जैसा उसने लोकसभा चुनाव में वो लूज़ हो गई, 340 पे आई, उसी तरीके से हरियाणा में उसकी सरकार थी, लेकिन इस बार दिख रहा है कि कांग्रेस की वापसी हो रही है। और जम्मू कश्मीर, जहां 10 सालों बाद चुनाव हो रहा है, वहां पे भी एक बार फिर से इंडिया गठबंधन वापस दिख रहा है। मयंक सर, शुरुआत आपसे करते हैं। क्या ये एक मोमेंटम ही होता है पॉलिटिक्स में जो एक डिफाइन कर देता है कि एक नेता, जो कभी इसको किसी उपनाम से बुलाया जाता था लेकिन आज वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लीडर हो गया या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लीडर हो गया, सब उसकी बातें सुनते हैं, और एक नेता जिसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, धीरे धीरे अब लोग उनकी बातों पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कम देना शुरू कर रहे हैं, और वो चुनाव परिणामों में दिख रहा है, आपको लगता है? इंडिया का इलेक्टोरल हिस्ट्री देखेंगे ना तो 10 साल के बाद बड़ा चेंज होता है। इस बार उस हिसाब से बड़ा चेंज लोकसभा में नहीं हुआ, छोटा सा चेंज हुआ, लेकिन 10 साल के पीरियड के बाद वो बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। कुछ कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, जैसे गुजरात एक्सेप्शन है, बिहार भी एक्सेप्शन है, वेस्ट बंगाल में बहुत सा बार रहा, लेकिन बाय एंड लार्ज जैसे हरियाणा का आप हिस्ट्री देखेंगे तो हरियाणा में हर 5 साल में बदल जाता था। पिछले दो मतलब सिर्फ 9 से 14 से, उससे पहले से 2004 से लेके 2004 से लेके 2024 तक 20 साल में सिर्फ 2 पार्टी की सरकार रही, पहले कांग्रेस और फिर बीजेपी की। ऐसा रेयर होता है, हरियाणा में हमेशा 5 साल के बाद चेंज होता रहा है। तो और उसमें हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग पहले कहावत है क्या कि 12-13 साल का एक जनरेशन होता है या 15 साल की, अब वो डिजिटल एज में वो भी शायद कम हो गया है। तो हर चीज़ का शेल्फ लाइफ जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। तो पॉलिटिकल मैसेजिंग का भी शेल्फ लाइफ होता है ना अपना, सोशल मीडिया का भी शेल्फ लाइफ होता है। तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो 10 साल बड़ा पीरियड है, और उसके बाद अगर चेंज हो रहा है तो वो इनएविटेबल है लगता है। अगर इंडिकेशन जैसा एग्जिट पोल में इंडिकेशन है अगर वही होता है तो। बाबा, जो सर ने कहा कि 10 साल की सेल्फ लाइफ, लेकिन हमने देखा कि कई राज्य एक्सेप्शनली कई सालों तक मोमेंटम रहता है उस सेम पार्टी का। अब क्या इन दोनों चुनाव में आपको लगता है एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा में खासकर एक बड़ा फैक्टर जिस वजह से, और जम्मू कश्मीर तो बीजेपी 10 सालों से वहाँ पे मेहनत कर रही थी, कहा गया है कि वहाँ पे राष्ट्रपति से शासन था, उसके दौरान भी उन्होंने काफ़ी काम किया। जब यूटी बनाया तब भी वहाँ पे बीजेपी काम करी मशीनरी के जरिए। वहाँ पे इस तरीके का डाउनफॉल, और खासकर देख रहे हैं कि जम्मू में अच्छा है लेकिन कश्मीर में बिल्कुल साफ हो जा रही है। देखिए, 2 अलग अलग राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें स्थितियां काफ़ी अलग अलग हैं। यदि हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे जो मोमेंटम है वो निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, और आंकड़ा जो है वो 90 में से 60 प्लस जो है कांग्रेस के नेताओं से आप बात करेंगे तो वो 60 प्लस मान के चल रहे हैं, कि उनका कहना कि 62 के आसपास हम जाएंगे, 62 से 65 के। यदि इतनी बड़ी विक्ट्री होती है तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री के रूप में इसको देखा जाएगा हाल फिलहाल के दिनों में, कि इतनी ब्रूटल मेजॉरिटी हो जाए। अब हरियाणा में एक संकट कांग्रेस के लिए थोड़ा दूसरा है। अभी तक जो है लीडरशिप जो है वो अभी तक किसी को मालूम नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लोगों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये विधायकों के ऊपर है, विधायक तय करेगा। लेकिन हम सब जानते हैं कांग्रेस आलाकमान ही तय करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मेरी जानकारी के अनुसार जो फार्मूला तय किया गया है वो ये है कि हरियाणा में हुड्डा जो है, बड़े हुड्डा या छोटे हुड्डा अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हुड्डा जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। एक दलित जो है, क्योंकि दलित लीडरशिप की बहुत बात हुई, शैलजा की बहुत बात की गई, अशोक तंवर की बात की गई, उनको लाया गया। ये भी कहा गया कि दलितों ने पिछले लोकसभा में कांग्रेस को वोट दिया है। तो ये तय हुआ है अंदर, जो हमें जानकारी मिली है कि जो स्पीकर होगा वो दलित होगा, और जो डिप्टी सीएम की बनाने की बात चल रही है वो जो है वो ब्राह्मण अपर कास्ट से हो सकता है। ये 3 चीज़ें हमें बताई गई है। चीफ मिनिस्टर, बड़े हुड्डा, छोटे हुड्डा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। क्या होगा अभी पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता। तो ये करीब करीब तय हो गया। रही जम्मू कश्मीर की बात, तो कांग्रेस के जितने नेताओं से आप बात करेंगे उनका मानना है कि हम जम्मू कश्मीर भी एनसी के साथ मिल के हम चुनाव जीत रहे हैं। थोड़ी बहुत कसर जो
रहने की बात कही जा रही है। और एक जो बात अखिलेश ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जो 5 विधायकों को नॉमिनेट करने की बात होती है, उनको वोटिंग राइट होती है, उसके एवज में एक दाव जो है वो फारूक अब्दुल्ला, बड़े अब्दुल्ला साहब ने आज खेला है। उन्होंने पीडीपी को कहा है कि आप हमारे साथ आ जाइए। उस पर पीडीपी का बयान भी आ गया कि हम सेकुलर मोर्चे के साथ ही जाएंगे। तो वो जो डैमेज होने की बात कही जा रही थी जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को, मुझे लगता है कि लीडरशिप जो वहाँ की है उन्होंने इसको देखते हुए अपने जो है स्ट्रेटेजी बना ली है। तो आज के दिन जब हम बातचीत कर रहे हैं, जब चुनाव परिणाम से 10 घंटे 12 घंटे पहले, तो ये स्थिति है हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में। एग्जिट पोल्स के माने कि बहुमत दोनों जगह पर सरकार बदल रही है, लेकिन हमने देखा एग्जिट पोल तो पिछले कई चुनावों से गलत हो रहे हैं। तो क्या बीजेपी को उम्मीद है कि एग्जिट पोल्स इस बार गलत होंगे और उनके हक पे फैसला आएगा जनता रिजल्ट? नहीं, देखिए आधिकारिक तौर पर तो जो चाहे आप कह सकते हैं। जब आपके फेवर में जाओ तो आप कह सकते हैं कि एग्जिट पोल सही हैं, जब आपके खिलाफ जाओ तो आप बोलें कि गलत होते हैं। लेकिन मोटे तौर पर जो ज़मीनी आकलन है, जिसके बारे में कई बार हमने यहाँ पे चर्चा की, मैंने आपको बोला भी था कि हरियाणा की जनता अपना मन बना चुकी है, तो वो साफ दिख रहा है एग्जिट पोल का ट्रेंड कि एक पार्टी को बहुमत देना है। और जैसा मैंग जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है। इसको आप किसी लीडर के ऊपर मैंडेट, हालांकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग होंगे वो तो कहेंगे कि एक नेता के पक्ष में मैंडेट जनता ने दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ट्रेंड जो है, और ख़ासतौर से हरियाणा का अगर आप देखेंगे तो वहाँ तो रिपीट तो हुई है सरकारें, लेकिन हैट्रिक किसी सरकार की आज तक हरियाणा के इतिहास में नहीं लगी है। और वो भी तब जबकि देखिए उसके बावजूद बीजेपी ने 5 सीटें लोकसभा की जीती। आप ये देखिए, आप एकदम बीजेपी को उस तरह से खारिज नहीं कर सकते, इसलिए भी क्योंकि 5 सीटें जो 10 सीटें पिछले 2 चुनाव से जीतते आ रहे थे, 9 और फिर उसके बाद 10, उसके बाद उन्होंने 5 सीटें इस बार जीती। ताकत उन्होंने अपनी पूरी लगाई, लेकिन फिर भी वो 5 सीटें बचाने में कामयाब रहे। तो इस लिहाज से देखें तो हरियाणा का बीजेपी का जो अपना आकलन है वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है। उन्हें लगता है कि देखिए 10 साल बहुत होता है किसी भी उसके लिए। और फिर उनको अब वो कारण क्या है, कारण में तो हमें अलग से प्रोग्राम कर सकते हैं कि क्या क्या कारण रहे बीजेपी के संभावित हार के या कांग्रेस की संभावित जीत के। तो उसमें कई सारी बातें सामने आ रही हैं। जो मेरी चर्चा पिछले 2-3 दिनों में लोगों से हुई है, उसमें वो कह रहे हैं कि नहीं, ये हमें पता द राइटिंग ऑन द वॉल इज़ क्लियर कि हरियाणा में क्या होने जा रहा है। जम्मू के नंबर्स भी जो दिखा रहे हैं एग्जिट पोल में, वो भी मोटे तौर पर लगता है उनको कि इसी तरह से जाएंगे। 25-26 इतनी सीटें 25-26 तो मुझे लगता है ज़्यादा होंगी। हो सकता है इससे कम ही आए बीजेपी की, क्योंकि जो संभावना पे लग रही है ज़मीन पर, फाइट जो है वो सीट बाय सीट अगर आप देखें तो वैसी कम है। एक तरह की लहर वहाँ पे दिख रही है। तो आप सीट बाय सीट, या आप कहें कि ये छोटी पार्टियाँ हैं, ये निर्दलीय हैं या बागी हैं, ये खेल बिगाड़ देंगे, उसकी अब संभावना कम लग रही है। क्योंकि एक तरह का माहौल एक पार्टी के पक्ष में दिख रहा है, तो इसलिए कांग्रेस के पक्ष में, तो इसलिए ऐसा लगता नहीं वहाँ पे कि कोई सीटों की संख्या को लेकर कोई बहुत ज़्यादा उस पर चर्चा होगी। जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, तो यहाँ पर बीजेपी की कोशिश तो यह है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन करके उभरे। लेकिन कोई भी एग्जिट पोल एक गुलिस्तान न्यूज़ में उसमें ज़रूर एक किस तरह का इंडिकेशन है। 28 से 30 गुलिस्तान ने बीजेपी को दिया है, बाकी एक्सिस ने 24 से 34 दिया है, और इंडिया टुडे ने 27 से 32 दिया है। तो गुलिस्तान न्यूज़ में ही एक भविष्यवाणी की गई है, अगर ऐसा होता है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरती है तो फिर वो सरकार बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर ये होता है कि एनसी सिंगल लार्जेस्ट और फिर कांग्रेस का तो उनका प्रीपोल अलायंस है ही है, तो जाहिर सी बात है कि एक तो तय है कि यहाँ हंग असेंबली हो रही है, यहाँ किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रही है। 90 का भी अगर आप आंकड़ा लेके चले, 5 की बात अभी ना भी करें, तो भी 46 सीटें आपको चाहिए। तो 46 का आंकड़ा तो किसी भी इसमें प्रिडिक्शन उस तरह अपर रेंज में आया है, अपर रेंज में प्रिडिक्शन है, लेकिन नहीं है। पीपल्स पल्स में 46 से 50 है, वही एक है। हाँ, वही कोई है। सी वोटर में 40 से 48 है। हाँ, तो उसमें है, लेकिन मोटे तौर पर ऐसा लग रहा है कि शायद वो हंग असेंबली आएगी या 2-4 सीटें उनकी कम रह जाए। तो वो जैसा कि मनोरंजन ने बताया कि पीडीपी के लिए ऑफर दे दिया। उमर अब्दुल्ला का ट्वीट भी आया, बाइट आई है। हालांकि उस पर उमर अब्दुल्ला ने बहुत ही मैच्योर, जिसको बोला, रिएक्शन अपनी दी। अपने पिताजी के ट्वीट के ऊपर उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि ना तो हमने समर्थन मांगा, ना उन्होंने समर्थन अभी देने की बात कही है, ना अभी चुनाव परिणाम आया। तो चुनाव परिणाम आने से पहले इस तरह के सब जो कयासबाजी है ये नहीं लगनी चाहिए। तो ये उमर अब्दुल्ला का बहुत मैच्योर और बहुत बैलेंस रिएक्शन आया। लेकिन वो साफ़ है क्योंकि सारी जो तीनों पार्टियाँ ये गुपकर अलायंस में साथ में रही हैं और चुनाव भी साथ में लड़ने की बात थी। लेकिन पता नहीं क्या कारण था, कि या कारण ये भी हो सकता है कि जो एनसी विरोधी वोट है वो पीडीपी को ही मिले और बाद में चुनाव के बाद में वापस आ जाए, ताकि एक तरह का सफाया ना हो। क्योंकि अगर ये तीनों पार्टी एक तरफ होती तो फिर इंडिपेंडेंट और छोटी पार्टी को एक मौका मिल जाता। लेकिन अभी ये है कि अगर एनसी के खिलाफ वाले वोट है तो वो पीडीपी के पास जाएंगे, तो वो बजाय उनके पास जाने के। और फिर जो ये प्रचार हुआ कि
राशिद इंजीनियर या जो छोटी पार्टियां निर्दलीय हैं, ये सब बीजेपी के मोहरे हैं। जमात और AIC। हाँ, तो ये जो प्रचार हुआ इससे भी इनका नुकसान हुआ, ये छोटी पार्टियां निर्दलियों का। तो जो बीजेपी को उम्मीद होगी कि ये बहुत अच्छा करेंगे, 10-12 सीटें ले आएंगे, वैसा अभी फिलहाल एग्जिट पोल के रुझान में तो नहीं दिख रहा है। बाकी तो कल इस टाइम पर तो सब तस्वीर क्लियर हो ही जाएगी। लेकिन मोटे तौर पर यही है कि बीजेपी को लगता है कि अगर सिंगल लार्जेस्ट बनती है तो ही वो सरकार बनने की कोशिश करेंगे, वरना जो जम्मू कश्मीर का एक कैरेक्टर है, कंपोजिशन उसका जिस तरह का है, उसका ही सम्मान करते हुए पार्टी आगे बढ़ेगी। ये सब बातें बयानबाजी है केवल कि बहुमत 5 विधायकों को नॉमिनेट करने वाला क्या है? वो तो जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जो पार्लियामेंट से पास हुआ था, उसमें आपको याद होगा कि जो पहले प्रोविज़न था उसमें 2 विधायकों को मनोनीत किया जाता था जो कि महिलाएं। अब उन्होंने उसमें बढ़ा करके 5 कर दिए, 3 और उसमें जोड़ दिए गए हैं। उसमें कि 2 जो है कश्मीरी पंडित भी और एक जो POK से विस्थापित होकर आए थे उनको। तो इस तरह से टोटल 5 मनोनयन है। जो मनोनीत विधायक होते हैं उनको मनोनयन का अधिकार उपराज्यपाल के पास होता है। ये अधिकार पुडुचेरी में ऑलरेडी है, वहाँ पर भी 2 विधायकों को नॉमिनेशन करने का अधिकार है, जो कि किरण बेदी ने किया भी था। उसका विरोध भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ये अधिकार LG का है, सरकार का नहीं है। अभी बात ये हो रही है कि अब जो नई सरकार बनेगी उसको ये अधिकार होना चाहिए कि वो 5 को मनोनीत करे, क्योंकि महत्वपूर्ण बात ये कि ये जो 5 विधायक होंगे ये अन्य विधायकों की तरह ही होंगे, यानी इन्हें वोट देने का अधिकार भी होगा। तो बात यही कही जा रही थी कि अगर मान लीजिए बीजेपी 30 सीटें लेके आती है और ये 5 मनोनीत मिला लिए जाए तो 35 का आंकड़ा बीजेपी को रहता है, क्योंकि माना जाएगा कि LG के हैं इसलिए ये बीजेपी का सपोर्ट ही करेंगे। 35 आ गए आप, और जो बहुमत का आंकड़ा है वो 48 हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या 95 हो जाएगी, तो 95 का आधा 48 पे आ जाएगा। तो इसमें यह कहा जा रहा था कि अगर ये ऐसा होता है तो छोटी पार्टियां और निर्दलियों को मिलाकर के बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी। तो बीजेपी अपनी शुरुआत 5 से करेगी। आपको याद होगा हमारे प्रोग्राम में ये मैंने कहा भी था कि बीजेपी की गिनती जो 5 से शुरू होगी। तो उसी बात को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक LG की ओर से कोई बयान ऐसा आया नहीं है, अभी तक चुनाव परिणाम आए नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक इस बारे में वो भी देखेंगे कि क्या परिणाम आते हैं, उसके बाद ही ये स्थिति स्पष्ट होगी। सुमित सर, क्या आपको लगता है जो एग्जिट पोल्स आए हैं और जो परिणाम होने वाला है? सवाल पूछते हैं। जी एक ट्विटर पे एक चल रहा है कि मास्टर स्ट्रोक था शैलजा का अलग मतलब बयानबाजी। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे मास्टर स्ट्रोक था कि वो लगातार बयान देती रही और राहुल गांधी और शैलजा ने मिलकर ये प्लान किया था कि उनको ट्रैक्शन नहीं। दरअसल वो कहानी ऐसी है सर, जो कांग्रेस के लोग अब बोल रहे हैं पिछले 48 घंटों से, जब से पोलिंग के एक दिन पहले से बात करी है, कि ये कांग्रेस की रणनीति थी कि अगर सब हुड्डा साहब का नाम लेके आगे बढ़ते रहे तो दलित जो हैं वो जाटों के साथ जाके वोट ना करें, क्योंकि दलित और जाटों का जो अपना सामाजिक समीकरण वहाँ पे है वो एक दूसरे की मुखालफत वाला रहा है। तो ये वेल थॉट ऑफ स्ट्रेटेजी थी कांग्रेस आलाकमान की कि शैलजा पूरे चुनाव में नाराज़ रहेंगी, वो बयानबाजी करेंगी, वो अपने आप को क्लेम करती रहेंगी, ताकि दलित वोटर के मन में ये बात रहे कि हम भी हैं रेस में, हमारी नेता भी मुख्यमंत्री बन सकती हैं। तो ये अब इसको कहा जा रहा है चुनाव के ठीक एक दिन पहले से कि ये कांग्रेस की रणनीति थी। मुझे नहीं पता रणनीति थी कि नहीं थी, लेकिन इस तरह के एनालिसिस छपे भी हैं, लोगों ने ऑन रिकॉर्ड बोले भी हैं आके कि कांग्रेस ने सोचे समझे तरीके से दलितों को भी साथ रखा जाए, जाटों को भी साथ रखा जाए और चुनाव जीत लिया जाए, उसके बाद तय किया जाएगा। तो इसीलिए अब जब बाबा ने आगे कहानी बोली ना, वो उसी का निष्कर्ष है कि एक को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, एक को आपने स्पीकर बना दिया, एक को आपने PCC बना दिया, 2 को आपने डिप्टी CM बना दिए। ऐसे करके जातीय समीकरणों को कांग्रेस साधेगी, और ये कांग्रेस बीजेपी से सीखी है। बीजेपी ने हाल फिलहाल में कई सारे डिप्टी CM इतनी बड़ी बड़ी मेजॉरिटी आने के बाद भी दिए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कई सारे राज्यों में है जहाँ बीजेपी को ज़रूरत नहीं थी देने की। हाँ, UP से शुरू होकर। तो ये कांग्रेस ने बीजेपी से सीखा और सबको खुश करने की कोशिश, ताकि हर जगह एक जाति का नुमाइंदा बैठा हो, ये लगे कि हम सबके साथ चल रहे हैं। तो जो बाबा कह रहे हैं, मुझे अब इस बात पे, क्योंकि अब दो और दो जुड़ रहा है, अभी तक तो अलग अलग था, लेकिन अब 2 और 2 जुड़ के 22 दिखाई दे रहा है, अभी तक तो नहीं दिख रहा था। जो तुम क्या पूछ रहे थे मुझे बताओ। मैं पूछ रहा था कि जो रिजल्ट एग्जिट पोल्स आए हैं, क्या आपको लगता है कि वो एक्सपेक्टेड मैं आए 5-6 नंबर पे आए। वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है परिणाम? आपको लगता देखो, है मैं को अलग करता है कि सबने सब बातें बोल दी, अखिलेश जी ने, बाबा ने, मयंक जी ने। मुझे 2-3 चीज़ें लगती हैं कि ये इस तरह के एग्जिट पोल्स क्यों दिख रहे हैं। हमने इस चुनावों में देखा भी, हम लोग चेहरों पर बात ज़्यादा करते हैं, हम मुद्दे भूल जाते हैं। आप याद करिए, इसी चुनाव के दौरान, इन्हीं लोकसभा खत्म हुआ और ये शुरू हुआ, इन्हीं 3 महीनों के अंदर जिस तरीके का मोमेंटम बना
बीजेपी ने अपनी कई सारे फैसलों को रीडू किया, रिवर्क किया। अग्निवीर को लेकर बात आई, कई सारे फैसलों को कॉल बैक लिया, पेंशन ओपीएस को यूपीएस लेकर आए। ये सब चीज़ें दिखा रही थी कि बीजेपी इस बात को समझ रही है कि जो पल्स विपक्षियों ने उनको घेरने की कोशिश की इन चुनावों के दौरान, वो कहीं ना कहीं जनता को ज़्यादा समझ में आ रही है। तो उन्होंने उनकी उस चीज़ को सबक लेते हुए अपनी नीतियों में बदलाव करके देखा। और जो बात कह रहे थे ना अभी अखिलेश जी की राइटिंग ऑन द वॉल्स था, तो बीजेपी को समझ में आ गया था, तभी तो खट्टर साहब को चेंज किया भाई। और उस पूरे चुनावों में सैनी साहब अपने 56 दिन की सरकार का काम गिनाते रहे। वो बीते 9.5 साल भूल गए, जो कि उन्हीं के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं की सरकार में आज भी हैं। मतलब ये बड़ा आश्चर्य की बात थी। नायब सिंह सैनी साहब के बयानों में 56 दिन का काम देख लीजिए, अपने 56 दिन के काम को 10 साल के हुड्डा के काम से कंपेयर कर रहे थे। तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी मुख्यमंत्री की आप इग्नोर कर रहे हैं जानबूझ के। तो बीजेपी को भी लग रहा था कि चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसको कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है, जो भारतीय जनता पार्टी ने इन 3 महीनों में कई जगहों पर किया, बार बार किया। क्योंकि इंडिया अलायंस की जो यूनिटी दिखी इस बीच में, वो उसने भी मैसेज दिया बीजेपी के बीच में कि भाई ये गठबंधन का दौर भी एक बार वापस देश जा रहा है, और जो ये पार्टियां टूट नहीं रही हैं, ये आपस में मिली हुई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 3-4 नीतिगत फैसले थे ना, अग्निवीर को लेकर, पेंशन को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, सरकार ने देखो वोटिंग के 2-3 दिन पहले इंटर्नशिप वाली योजना की कितना विज्ञापन किया कि भाई हम इतना, जो अनाउंसमेंट किया था बजट में, बाकायदा फुल पेज विज्ञापन हर अखबार में छपे। और मुझे कहा कि हरियाणा एडिशन में तो कुछ ज़्यादा ही बड़े विज्ञापन छपे, मैंने देखे नहीं है, पर मेरे जो मित्र वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे उनसे पता लगा कि यहाँ तो अखबारों में पूरा भरा पड़ा है, ऐसे लग रहा है कि हरियाणा सरकार की स्कीम है। तो ये जब दबाव था ना विपक्ष का, उस पर भी हमको फोकस करना चाहिए। और उसी वजह से चाहे हरियाणा हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, ये मोमेंटम उस तरफ दिखाई दिया। बीजेपी ये फटीक फैक्टर, लीडरशिप से तंग आ गए, परेशान, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है भाई। कोई आदमी लगातार 3 सीरीज में कैप्टन बन जाए तो हम लोग भी सवाल खड़े करने लगते हैं कि हार्दिक पांड्या से नहीं हो रहा, रोहित शर्मा को लाना चाहिए, है ना। मतलब कि ये तो होता ही होता है। वो लीडर भी तैयार रहते हैं उस चीज़ के लिए कि ये तो कल मुझसे सवाल पूछे ही जाएंगे। आप कुछ बोलना चाह रहे हो? मैंने क्रिकेट की बात आई ना, वर्कलोड मैनेजमेंट, बुमराह को रेस्ट, रोहित नहीं खेलेंगे। जम्मू कश्मीर को लेके मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि वो जो 5 आदमी से 5 नॉमिनेटेड मेंबर से बीजेपी का खाता खुलेगा, उस पर एक मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा विचार करने की ज़रूरत है अब कि ये जो वोटिंग राइट के पावर देने की बात है कि भाई एलजी चुनेंगे या राज्यपाल चुनेंगे, जो भी है, ये कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा है। अगर जनता एक व्यक्ति को या एक पार्टी को ऑलमोस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना रही है, और आप अपने 5 जोड़ के उसके ऊपर उस मैंडेट को चेंज कर दे रहे हैं, चाहे कहीं भी हो, चाहे लोकसभा में हो चाहे विधानसभाओं में हो, वो जनता चलेगी ना। जनता चुने, जनता 5 को देना चाहे ना दे। ये जो आप चुनिए, अगर आप किसी समाज के वर्ग को आगे लाके बिठाना चाहते हैं, पर फिर वोटिंग राइट मत दीजिए। आप आएँ, सवाल उठाएं, मुद्दे उठाएं, पर आप सरकार का भविष्य क्या होगा, बजट पास होगा कि नहीं होगा, ये अधिकार आपके पास नहीं होने चाहिए। जैसे राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, है ना, वो बैठते हैं आके, तो वोटिंग उनको भी नहीं, वो बिल्स पे अधिकार है, सरकार बचाने में भी अधिकार है। सरकार तो लोकसभा से तय होती है, वो खत्म हो गया, लेकिन उनको वोटिंग पावर नहीं थे। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन थे, हाँ, उनको था वोटिंग राइट। हाँ, वोटिंग राइट जितने भी नॉमिनेट होते सबको वोटिंग राइट होता है, लेकिन झारखंड विधानसभा में एक है, अभी भी एक एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन है, तो वो वोटिंग का भी है अधिकार। हाँ जी, सबका है। जितने नॉमिनेटेड होते हैं, देखिए राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड होते हैं, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करती है, वो केवल राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग करते हैं, बाकी सब चुनाव में वोट डालते हैं, और उनको वैसे ही जितना उनको स्ट्रेचर पर लाया जाता है। होता है वैसे उनको भी वोटिंग। लेकिन ये बहस का विषय हो सकता है कि इस पे उनको अधिकार मिले ना मिले, लेकिन इसके पीछे जो सोच है उस पर ज्यादा हमको देखने की जरूरत है। क्यों? अभी तो कांग्रेस, अभी तो बीजेपी सरकार में यहाँ पर, तो इसलिए सवाल उठ रहा है। कांग्रेस अगर होगी तो भी सवाल ही उठेगा। लेकिन इसलिए क्योंकि जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इस बारे में ये बताएंगे और पुण्येंदु बताएंगे कि जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसमें महिलाओं को कितने टिकट मिले, कितनी टोटल जितने कैंडिडेट जम्मू कश्मीर में कितनी महिलाएं लड़ रही हैं, और उन महिलाओं में कितनी जीत के आएंगी। तो महिलाएं भी हों जम्मू कश्मीर विधानसभा में, इस सोच के साथ इसको किया गया। जो कश्मीरी पंडित हैं जिनको अपने घर से विस्थापित कर दिया गया, उनको अगर कोई पार्टी टिकट भी देती है तो वो कितने उसमें जीत के आते नहीं आते हैं, तो उनको भी नुमाइंदगी हो, इसलिए सोच के किया गया। तो सोच इसके पीछे सही है,
लेकिन अधिकार को लेकर आप चर्चा कर सकते हैं। मैं आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने समझा अखिलेश जी। मैं इसमें यही जोड़ना चाह रहा था कि जब चुनाव हो और जनता वोट डाल दे, उसके बाद जब गठन हो विधानसभा का, उस गठन होने के बाद जब सरकार बन जाए, फिर वो 5 आदमी नॉमिनेट हो, फिर वो 2 आदमी नॉमिनेट हो, फिर वो सरकार के कार्यकाल के अगले 5 साल में वो बिल पास करते रहे, अपना 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 उनका वोटिंग का राइट हो। लेकिन जब सरकार चुन के आई कि 40-41 आ रहे हैं, हमारे 5 आ गए तो हम 47 के पार हो जाएंगे, जो भी आंकड़ा है, उससे मैं कह रहा हूँ कि उससे बचना चाहिए। फिर ये चुनावी प्रक्रिया का फायदा क्या हुआ? हम 1.5-2 महीने जिसने कैंपेन किया, जिसने पैसा खर्च किया, जो चुनाव जीता, और फिर वो ऑलमोस्ट हारा हुआ है। ये मैं कहना चाहता हूँ। मेरा सवाल मेरा ये है, वो एग्जिट कहा था कि सबसे पहले बोलना चाहते हैं। सबसे पहले नहीं, मैंने दूसरे ये अश्विनी की गलती है। एग्जिट पोल में डिबेट में देख रहे थे क्या कि इस बार जो बीजेपी का पोस्टर था, आपने देखा, ऐसा देखा था, उसमें मोदी जी का एकदम छोटा सा चेहरा था, अनयूजुअल था इस बार। अब मतलब डिबेट में बहुत सारे लोग बोल रहे थे, तो ये अनयूजुअल हरियाणा में क्यों हो गया? क्योंकि मोदी प्रीमियम अभी भी हरियाणा में है, जो लोकसभा में हमको दिखा। तो ये सेंट्रल लीडरशिप की गलती थी क्या? अब ये एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा कि पिछले आप कई विधानसभा चुनावों को देखें अलग अलग राज्यों में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते सबसे बड़े स्टार कैंपेनर हैं जो आखिरी मोमेंट तक प्रचार करते हैं और पूरा जोर लगा कर करते हैं, चाहे वो हवाई जहाज पर उठ के करना हो, चाहे सीट पे करना हो, चाहे रोड शो करना हो, हर तरह से। इस चुनाव में वो नहीं दिखा। सर 4 ही किए इन्होंने, 4 हरियाणा, 4 जम्मू कश्मीर। आखिर में 2 दिन नहीं गए। और दूसरी तरफ इस बार वही काम राहुल और प्रियंका कर रहे हैं। तो 2 चीजें हैं, एक तो बीजेपी पिछले 10 वर्षों में सिर्फ मोदी के नाम पर आ गई, तो शायद इस बार लोकसभा चुनाव में वहां पर ठीक है कि बीजेपी वहां पर 5 सीटें जीत गई, लेकिन उतना भी सही है कि बीजेपी 5 सीटें हार गई। तो आप 10 सीट जीतने वाला अगर 5 हार जाता है तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। लेकिन 46% वोट था, 46%, ये कांग्रेस से ज्यादा था वोट। इसका मतलब कि मोदी प्रीमियम है हरियाणा में। लेकिन लोकल लेवल पर क्या है, स्थानीय नेतृत्व का क्या स्थिति है? स्थानीय नेतृत्व की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप सर वहाँ पर देखिए हरियाणा में वहाँ पर मनोहर लाल खट्टर या फिर नायब सिंह सैनी, इन लोगों के चक्कर में इनको बनाया गया, जो या ऊपर से ही थोपा गया कि कोई जनता के विधायकों के स्वाभाविक पसंद दोनों नहीं थे। हमको अभी भी याद है, मैंने कहीं पढ़ा था कि 2014 में जब चुनाव के नतीजे आए तो ये लगभग तय था कि उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे रामविलास शर्मा, कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, और वहाँ के प्रभारी थे वेंकैया नायडू गए थे। वेंकैया नायडू ने इनको शर्मा जी से भी कह दिया था कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, वो लगभग मान के चल रहे थे। तभी वेंकैया नायडू के पास फोन आया, फिर फोन वो दिया गया शर्मा जी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी कैफे। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान विचित सर, अखिलेश सर, पुर्नेंदु जी, मैंग सर, बाबा और सुमित सर, आप सभी का स्वागत है। आज यानी कि कल चुनाव परिणाम का दिन, और उससे एक दिन पहले हम लोग ये खास चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा ये भी है कि क्योंकि 5 तारीख को जो एग्जिट पोल्स आए हैं उसके मुताबिक, जो पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक, एक राज्य में जहां पूर्ण तरीके से कांग्रेस की वापसी हो रही है हरियाणा में, वहीं जम्मू एंड कश्मीर में देखा जाए तो इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। हालांकि पूर्ण बहुमत के आसार वहां पे अभी तक बनते नज़र नहीं आ रहे हैं। यानी 24 लोकसभा चुनाव के बाद जो मोमेंटम बना था, वो इन 2 चुनाव में हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से वही मोमेंटम दिख रहा है कि जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लूज़ हो रही है। जैसा उसने लोकसभा चुनाव में वो लूज़ हो गई, 340 पे आई, उसी तरीके से हरियाणा में उसकी सरकार थी, लेकिन इस बार दिख रहा है कि कांग्रेस की वापसी हो रही है। और जम्मू कश्मीर, जहां 10 सालों बाद चुनाव हो रहा है, वहाँ पर भी एक बार फिर से इंडिया गठबंधन वापस दिख रहा है।
मैंग सर, शुरुआत आपसे करते हैं। क्या ये एक मोमेंटम ही होता है पॉलिटिक्स में जो एक डिफाइन कर देता है कि एक नेता जो कभी इसको किसी उपनाम से बुलाया जाता था, लेकिन आज वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लीडर हो गया या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लीडर हो गया, सब उसकी बातें सुनते हैं। और एक नेता जिसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, धीरे धीरे अब लोग उनकी बातों पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंस कम देना शुरू कर रहे हैं, और वो चुनाव परिणामों में दिख रहा है, आपको लगता है? इंडिया का इलेक्टोरल हिस्ट्री देखेंगे ना तो 10 साल के बाद बड़ा चेंज होता है। इस बार उस हिसाब से बड़ा चेंज लोकसभा में नहीं हुआ, छोटा सा चेंज हुआ, लेकिन 10 साल के पीरियड के बाद वो बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। कुछ कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, जैसे गुजरात एक्सेप्शन है, बिहार भी एक्सेप्शन है, वेस्ट बंगाल में बहुत सा बार रहा, लेकिन बाय एंड लार्ज जैसे हरियाणा का आप हिस्ट्री देखेंगे तो हरियाणा में हर 5 साल में बदल जाता था। पिछले दो मतलब सिर्फ 9 से 14 से उससे पहले से 2004 से लेके 2024 तक 20 साल में सिर्फ 2 पार्टी की सरकार रही, पहले कांग्रेस और फिर बीजेपी की। ऐसा रेयर होता है, हरियाणा में हमेशा 5 साल के बाद चेंज होता रहा है। तो और उसमें हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग पहले कहावत है क्या कि 12-13 साल का एक जनरेशन होता है या 15 साल की, अब वो डिजिटल एज में वो भी शायद कम हो गया है। तो हर चीज़ का शेल्फ लाइफ जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। तो पॉलिटिकल मैसेजिंग का भी शेल्फ लाइफ होता है ना अपना, सोशल मीडिया का भी शेल्फ लाइफ होता है। तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो 10 साल बड़ा पीरियड है, और उसके बाद अगर चेंज हो रहा है तो वो इनएविटेबल है लगता है। अगर इंडिकेशन जैसा एग्जिट पोल में इंडिकेशन है अगर वही होता है तो। बाबा, जो सर ने कहा कि 10 साल की सेल्फ लाइफ, लेकिन हमने देखा कि कई राज्य एक्सेप्शनली कई सालों तक मोमेंटम रहता है उस सेम पार्टी का। अब क्या इन दोनों चुनाव में आपको लगता है एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा में खासकर एक बड़ा फैक्टर जिस वजह से, और जम्मू कश्मीर तो बीजेपी 10 सालों से वहाँ पे मेहनत कर रही थी, कि कहा गया है कि वहाँ पे राष्ट्रपति से शासन था, उसके दौरान भी उन्होंने काफ़ी काम किया। जब यूटी बनाया तब भी वहाँ पे बीजेपी काम करी मशीनरी के जरिए। वहाँ पे इस तरीके का डाउनफॉल, और खासकर देख रहे हैं कि जम्मू में अच्छा है लेकिन कश्मीर में बिल्कुल साफ हो जा रही है। देखिए, 2 अलग अलग राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें स्थितियां काफ़ी अलग अलग हैं। यदि हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे जो मोमेंटम है वो निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, और आंकड़ा जो है वो 90 में से 60 प्लस जो है कांग्रेस के नेताओं से आप बात करेंगे तो वो 60 प्लस मान के चल रहे हैं, कि उनका कहना कि 62 के आसपास हम जाएंगे, 62 से 65 के। यदि इतनी बड़ी विक्ट्री होती है तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री के रूप में इसको देखा जाएगा हाल फिलहाल के दिनों में, कि इतनी ब्रूटल मेजॉरिटी हो जाए। अब हरियाणा में एक संकट कांग्रेस के लिए थोड़ा दूसरा है। अभी तक जो है लीडरशिप जो है वो अभी तक किसी को मालूम नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लोगों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये विधायकों के ऊपर है, विधायक तय करेगा। लेकिन हम सब जानते हैं कांग्रेस आलाकमान ही तय करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मेरी जानकारी के अनुसार जो फार्मूला तय किया गया है वो ये है कि हरियाणा में हुड्डा जो है, बड़े हुड्डा या छोटे हुड्डा अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हुड्डा जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। एक दलित जो है, क्योंकि दलित लीडरशिप की बहुत बात हुई, शैलजा की बहुत बात की गई, अशोक तंवर की बात की गई, उनको लाया गया। ये भी कहा गया कि दलितों ने पिछले लोकसभा में कांग्रेस को वोट दिया है। तो ये तय हुआ है अंदर, जो हमें जानकारी मिली है कि जो स्पीकर होगा वो दलित होगा, और जो डिप्टी सीएम की बनाने की बात चल रही है वो जो है वो ब्राह्मण अपर कास्ट से हो सकता है। ये 3 चीज़ें हमें बताई गई है। चीफ मिनिस्टर, बड़े हुड्डा, छोटे हुड्डा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। क्या होगा अभी पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता। तो ये करीब करीब तय हो गया। रही जम्मू कश्मीर की बात, तो कांग्रेस के जितने नेताओं से आप बात करेंगे उनका मानना है कि हम जम्मू कश्मीर भी एनसी के साथ मिल के हम चुनाव जीत रहे हैं। थोड़ी बहुत कसर जो रहने की बात कही जा रही है, और एक जो बात अखिलेश ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जो 5 विधायकों को नॉमिनेट करने की बात होती है, उनको वोटिंग राइट होती है, उसके एवज में एक दाव जो है वो फारूक अब्दुल्ला, बड़े अब्दुल्ला साहब ने आज खेला है। उन्होंने पीडीपी को कहा है कि आप हमारे साथ आ जाइए। उस पर पीडीपी का बयान भी आ गया कि हम सेकुलर मोर्चे के साथ ही जाएंगे। तो वो जो डैमेज होने की बात कही जा रही थी जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को, मुझे लगता है कि लीडरशिप जो वहाँ की है उन्होंने इसको देखते हुए अपने जो है स्ट्रेटेजी बना ली है। तो आज के दिन जब हम बातचीत कर रहे हैं, जब चुनाव परिणाम से 10 घंटे 12 घंटे पहले, तो ये स्थिति है हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में। एग्जिट पोल्स के माने कि बहुमत दोनों जगह पर सरकार बदल रही है, लेकिन हमने देखा एग्जिट पोल तो पिछले कई चुनाव से गलत हो रहे हैं। तो क्या बीजेपी को उम्मीद है कि एग्जिट पोल्स इस बार गलत होंगे और उनके हक में फैसला आएगा जनता रिजल्ट?
नहीं, देखिए आधिकारिक तौर पर तो जो चाहे आप कह सकते हैं, जब आपके फेवर में जाओ तो आप कह सकते हैं कि एग्जिट पोल सही हैं, जब आपके खिलाफ जाओ तो आप बोलें कि गलत होते हैं। लेकिन मोटे तौर पर जो ज़मीनी आकलन है, जिसके बारे में कई बार हमने यहाँ पे चर्चा की, मैंने आपको बोला भी था कि हरियाणा की जनता अपना मन बना चुकी है, तो वो साफ दिख रहा है एग्जिट पोल का ट्रेंड कि एक पार्टी को ही बहुमत देना है। और जैसा मैंग जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है, इसको आप किसी लीडर के ऊपर मैंडेट, हालांकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग होंगे वो तो कहेंगे कि एक नेता के पक्ष में मैंडेट जनता ने दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ट्रेंड जो है, और ख़ासतौर से हरियाणा का अगर आप देखेंगे तो वहाँ तो रिपीट तो हुई है सरकारें, लेकिन हैट्रिक किसी सरकार की आज तक हरियाणा के इतिहास में नहीं लगी है। और वो भी तब जबकि देखिए उसके बावजूद बीजेपी ने 5 सीटें लोकसभा की जीती। आप ये देखिए, आप एकदम बीजेपी को उस तरह से खारिज नहीं कर सकते, इसलिए भी क्योंकि 5 सीटें जो 10 सीटें पिछले 2 चुनाव से जीतते आ रहे थे, 9 और फिर उसके बाद 10, उसके बाद उन्होंने 5 सीटें इस बार जीती, ताकत उन्होंने अपनी पूरी लगाई, लेकिन फिर भी वो 5 सीटें बचाने में कामयाब रहे। तो इस लिहाज से देखें तो हरियाणा का बीजेपी का जो अपना आकलन है वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है। उन्हें लगता है कि देखिए 10 साल बहुत होता है किसी भी उसके लिए, और फिर उनको अब वो कारण क्या है, कारण में तो हमें अलग से प्रोग्राम कर सकते हैं कि क्या क्या कारण रहे बीजेपी के संभावित हार के या कांग्रेस की संभावित जीत के। तो उसमें कई सारी बातें सामने आ रही हैं, जो मेरी चर्चा भी पिछले 2-3 दिनों में लोगों से हुई है, उसमें वो कह रहे हैं कि नहीं, ये हमें पता है, द राइटिंग ऑन द वॉल इज़ क्लियर कि हरियाणा में क्या होने जा रहा है। जम्मू के नंबर्स भी जो दिखा रहे हैं एग्जिट पोल में, वो भी मोटे तौर पर लगता है उनको कि इसी तरह से 25-26 जाएंगे। इतनी सीटें 25-26 तो मुझे लगता है ज़्यादा होंगी, हो सकता है इससे कम ही आए बीजेपी की, क्योंकि जो संभावना पे लग रही है ज़मीन पर, फाइट जो है वो सीट बाय सीट अगर आप देखें तो वैसी ही कम है, एक तरह की लहर वहाँ पे दिख रही है। तो आप सीट बाय सीट, या आप कहें कि ये छोटी पार्टियाँ हैं, ये निर्दलीय हैं या बागी हैं, ये खेल बिगाड़ देंगे, उसकी अब संभावना कम लग रही है, क्योंकि एक तरह का माहौल एक पार्टी के पक्ष में दिख रहा है, तो इसलिए कांग्रेस के पक्ष में, तो इसलिए ऐसा लगता नहीं वहाँ पे कि कोई सीटों की संख्या को लेकर कोई बहुत ज़्यादा उस पर चर्चा होगी। जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, तो यहाँ पर बीजेपी की कोशिश तो यह है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन करके उभरे, लेकिन कोई भी एग्जिट पोल, एक गुलिस्तान न्यूज़ में उसमें ज़रूर एक किस तरह का इंडिकेशन है। 28 से 30 गुलिस्तान ने बीजेपी को दिया है, बाकी एक्सिस ने 24 से 34 दिया है, और इंडिया टुडे ने 27 से 32 दिया है। तो गुलिस्तान न्यूज़ में ही एक भविष्यवाणी की गई है, अगर ऐसा होता है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरती है तो फिर वो सरकार बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर ये होता है कि एनसी सिंगल लार्जेस्ट और फिर कांग्रेस का तो उनका प्रीपोल अलायंस है ही है, तो जाहिर सी बात है कि एक तो तय है कि यहाँ हंग असेंबली हो रही है, यहाँ किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रही है। 90 का भी अगर आप आंकड़ा लेके चलें, 5 की बात अभी ना भी करें, तो भी 46 सीटें आपको चाहिए। तो 46 का आंकड़ा तो किसी भी इसमें प्रिडिक्शन उस तरह अपर रेंज में आया है, अपर रेंज में प्रिडिक्शन है, लेकिन नहीं है। पीपल्स पल्स में 46 से 50 है, वही एक है, हाँ, वही कोई है। सी वोटर में 40 से 48 है। हाँ, तो उसमें है, लेकिन मोटे तौर पर ऐसा लग रहा है कि शायद वो हंग असेंबली आएगी या 2-4 सीटें उनकी कम रह जाए। तो वो जैसा कि मनोरंजन ने बताया कि पीडीपी के लिए ऑफर दे दिया, उमर अब्दुल्ला का ट्वीट भी आया, बाइट आई है, हालांकि उस पर उमर अब्दुल्ला ने बहुत ही मैच्योर जिसको बोला रिएक्शन अपनी दी। अपने पिताजी के ट्वीट के ऊपर उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि ना तो हमने समर्थन मांगा, ना उन्होंने समर्थन अभी देने की बात कही है, ना अभी चुनाव परिणाम आया, तो उस चुनाव परिणाम आने से पहले इस तरह के सब जो कयासबाजी है ये नहीं लगनी चाहिए। तो ये उमर अब्दुल्ला का बहुत मैच्योर और बहुत बैलेंस रिएक्शन आया, लेकिन वो साफ़ है क्योंकि सारी जो तीनों पार्टियाँ ये गुपकर अलायंस में साथ में रही हैं और चुनाव भी साथ में लड़ने की बात थी, लेकिन पता नहीं क्या कारण था कि, या कारण ये भी हो सकता है कि जो एनसी विरोधी वोट है वो पीडीपी को ही मिले और बाद में चुनाव के बाद में वापस आ जाए, ताकि एक तरह का सफाया ना हो। क्योंकि अगर ये तीनों पार्टियाँ एक तरफ होती तो फिर इंडिपेंडेंट और छोटी पार्टी को एक मौका मिल जाता, लेकिन अभी ये कि अगर एनसी के खिलाफ वाले वोट है तो वो पीडीपी के पास जाएंगे, तो वो बजाय उनके पास जाने के। और फिर जो ये प्रचार हुआ कि राशिद इंजीनियर या जो छोटी पार्टियाँ निर्दलीय ये सब बीजेपी के मोहरे हैं, जमात और ये हाँ, तो ये जो प्रचार हुआ इससे भी इनका नुकसान हुआ, ये छोटी पार्टियाँ निर्दलीयों का। तो जो बीजेपी को उम्मीद होगी कि ये बहुत अच्छा करेंगे, 10-12 सीटें ले आएंगे, वैसा भी फिलहाल एग्जिट पोल के रुझान में तो नहीं दिख रहा है। बाकी तो कल इस टाइम पर तो सब तस्वीर क्लियर हो ही जाएगी, लेकिन मोटे तौर पर यही है कि बीजेपी को लगता है कि अगर सिंगल लार्जेस्ट बनती है तो ही वो सरकार बनने की कोशिश करेंगे, वरना जो जम्मू कश्मीर का एक कैरेक्टर है, कंपोजिशन उसका जिस तरह का है, उसका ही सम्मान करते हुए पार्टी आगे बढ़ेगी। ये सब बातें बयानबाजी है केवल कि बहुमत 5 विधायकों को नॉमिनेट करने वाला क्या है? वो तो जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जो पार्लियामेंट से पास हुआ था, उसमें आपको याद होगा कि जो पहले प्रोविज़न था उसमें 2 विधायकों को मनोनीत किया जाता था जो कि महिलाएं, अब उन्होंने उसमें बढ़ा करके 5 कर दिए, 3 और उसमें जोड़ दिए गए हैं। उसमें कि 2 जो है कश्मीरी पंडित भी और एक जो पीओके से विस्थापित होकर आए थे उनको, तो इस तरह से टोटल 5 मनोनयन है।
जो मनोनीत विधायक होते हैं उनको मनोनयन का अधिकार उपराज्यपाल के पास होता है। ये अधिकार पुडुचेरी में ऑलरेडी है, वहाँ पर भी 2 विधायकों को नॉमिनेशन करने का अधिकार है, जो कि किरण बेदी ने किया भी था, उसका विरोध भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ये अधिकार एलजी का है, सरकार का नहीं है। अभी बात ये हो रही है कि अब जो नई सरकार बनेगी उसको ये अधिकार होना चाहिए कि वो 5 को मनोनीत करे, क्योंकि महत्वपूर्ण बात ये कि ये जो 5 विधायक होंगे ये अन्य विधायकों की तरह ही होंगे, यानी इन्हें वोट देने का अधिकार भी होगा। तो बात यही कही जा रही थी कि अगर मान लीजिए बीजेपी 30 सीटें लेके आती है और ये 5 मनोनीत मिला लिया जाए तो 35 का आंकड़ा बीजेपी का रहता है, क्योंकि माना जाएगा कि एलजी के हैं इसलिए ये बीजेपी का सपोर्ट ही करेंगे। 35 आ गए आप, और जो बहुमत का आंकड़ा है वो 48 हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या 95 हो जाएगी, तो 95 का आधा 48 पे आ जाएगा। तो इसमें यह कहा जा रहा था कि अगर ये ऐसा होता है तो छोटी पार्टियां और निर्दलीयों को मिलाकर के बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी। तो बीजेपी अपनी शुरुआत 5 से करेगी। आपको याद होगा हमारे प्रोग्राम में ये मैंने कहा भी था कि बीजेपी की गिनती जो 5 से शुरू होगी, तो उसी बात को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन अभी तक एलजी की ओर से कोई बयान ऐसा आया नहीं है, अभी तक चुनाव परिणाम आए नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक इस बारे में वो भी देखेंगे कि क्या परिणाम आते हैं, उसके बाद ही ये स्थिति स्पष्ट होगी। सुमित सर, क्या आपको लगता है जो एग्जिट पोल्स आए हैं और जो परिणाम होने वाला है? जी जी। एक ट्विटर पे एक चल रही है कि मास्टर स्ट्रोक था शैलजा का अलग मतलब बयानबाजी, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे मास्टर स्ट्रोक था कि वो लगातार बयान देती रही, और राहुल गांधी और शैलजा ने मिलकर ये प्लान किया था कि उनको ट्रैक्शन नहीं। दरअसल वो कहानी ऐसी है सर, जो कांग्रेस के लोग अब बोल रहे हैं पिछले 48 घंटों से, जब से पोलिंग के एक दिन पहले से बात करी है, कि ये कांग्रेस की रणनीति थी कि अगर सब हुड्डा साहब का नाम लेके आगे बढ़ते रहे तो दलित जो हैं वो जाटों के साथ जाके वोट ना करें, क्योंकि दलित और जाटों का जो अपना सामाजिक समीकरण वहाँ पे है वो एक दूसरे की मुखालफत वाला रहा है। तो ये वेल थॉट ऑफ स्ट्रेटजी थी कांग्रेस आलाकमान की कि शैलजा पूरे चुनाव में नाराज़ रहेंगी, वो बयानबाजी करेंगी, वो अपने आप को क्लेम करती रहेंगी, ताकि दलित वोटर के मन में ये बात रहे कि हम भी हैं रेस में, हमारी नेता भी मुख्यमंत्री बन सकती हैं। तो ये अब इसको कहा जा रहा है चुनाव के ठीक एक दिन पहले से कि ये कांग्रेस की रणनीति थी। मुझे नहीं पता रणनीति थी कि नहीं थी, लेकिन इस तरह के एनालिसिस छपे भी हैं, लोगों ने ऑन रिकॉर्ड बोले भी हैं आके कि कांग्रेस ने सोचे समझे तरीके से दलितों को भी साथ रखा जाए, जाटों को भी साथ रखा जाए और चुनाव जीत लिया जाए, उसके बाद तय किया जाएगा। तो इसीलिए जब बाबा ने आगे कहानी बोली ना, वो उसी का निष्कर्ष है कि एक को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, एक को आपने स्पीकर बना दिया, एक को आपने पीसीसी बना दिया, 2 को आपने डिप्टी सीएम बना दिए। ऐसे करके जातीय समीकरणों को कांग्रेस साधेगी, और ये कांग्रेस बीजेपी से सीखी है। बीजेपी ने हाल फिलहाल में कई सारे डिप्टी सीएम इतनी बड़ी बड़ी मेजॉरिटी आने के बाद भी दिए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कई सारे राज्यों में है जहाँ बीजेपी को ज़रूरत नहीं थी देने की, हाँ, यूपी से शुरू होकर। तो ये कांग्रेस ने बीजेपी से सीखा और सबको खुश करने की कोशिश, ताकि हर जगह एक जाति का नुमाइंदा बैठा हो, ये लगे कि हम सबके साथ चल रहे हैं। तो जो बाबा कह रहे हैं, मुझे अब इस बात पे, क्योंकि अब दो बात 2 और 2 जुड़ रहा है, अभी तक तो अलग अलग था, लेकिन अब 2 और 2 जुड़ के 22 दिखाई दे रहा है, अभी तक तो नहीं दिख रहा था। जो तुम क्या पूछ रहे थे मुझे बताओ। मैं पूछ रहा था कि जो रिजल्ट एग्जिट पोल्स आए हैं, क्या आपको लगता है कि वो एक्सपेक्टेड मैं आए 500 नंबर पे आए। वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है परिणाम? आपको लगता देखो, है मैं को अलग करता है कि सबने सब बातें बोल दी, अखिलेश जी ने, बाबा ने, मयंक जी ने। मुझे 2-3 चीज़ें लगती हैं कि ये इस तरह के एग्जिट पोल्स क्यों दिख रहे हैं। हमने इस चुनावों में देखा भी, हम लोग चेहरों पर बात ज़्यादा करते हैं, हम मुद्दे भूल जाते हैं। आप याद करिए, इसी चुनाव के दौरान, इन्हीं लोकसभा खत्म हुआ और ये शुरू हुआ, इन्हीं 3 महीनों के अंदर जिस तरीके का मोमेंटम बना, बीजेपी ने अपनी कई सारे फैसलों को रीडू किया, रिवर्क किया। अग्निवीर को लेकर बात आई, कई सारे फैसलों को कॉल बैक लिया, पेंशन ओपीएस को यूपीएस लेकर आए। ये सब चीज़ें दिखा रही थी कि बीजेपी इस बात को समझ रही है कि जो पल्स विपक्षियों ने उनको घेरने की कोशिश की इन चुनावों के दौरान, वो कहीं ना कहीं जनता को ज़्यादा समझ में आ रही है। तो उन्होंने उनकी उस चीज़ को सबक लेते हुए अपनी नीतियों में बदलाव करके देखा। और जो बात कह रहे थे ना अभी अखिलेश जी की, राइटिंग ऑन द वॉल्स था, तो बीजेपी को समझ में आ गया था, तभी तो खट्टर साहब को चेंज किया भाई। और उस पूरे चुनावों में सैनी साहब अपने 56 दिन की सरकार का काम गिनाते रहे, वो बीते 9.5 साल भूल गए, जो कि उन्हीं के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं की सरकार में आज भी हैं।
मतलब ये बड़ा आश्चर्य की बात थी। नायब सिंह सैनी साहब के बयानों में 56 दिन का काम देख लीजिए, अपने 56 दिन के काम को 10 साल के हुड्डा के काम से कंपेयर कर रहे थे। तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी मुख्यमंत्री की आप इग्नोर कर रहे हैं जानबूझ के। तो बीजेपी को भी लग रहा था कि चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसको कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है, जो भारतीय जनता पार्टी ने इन 3 महीनों में कई जगहों पर किया, बार बार किया। क्योंकि इंडिया अलायंस की जो यूनिटी दिखी इस बीच में, वो उसने भी मैसेज दिया बीजेपी के बीच में कि भाई ये गठबंधन का दौर भी एक बार वापस देश जा रहा है, और जो ये पार्टियां टूट नहीं रही हैं, ये आपस में मिली हुई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 3-4 नीतिगत फैसले थे ना, अग्निवीर को लेकर, पेंशन को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, सरकार ने देखो वोटिंग के 2-3 दिन पहले इंटर्नशिप वाली योजना की कितना विज्ञापन किया कि भाई हम इतना, जो अनाउंसमेंट किया था बजट में, बाकायदा फुल पेज विज्ञापन हर अखबार में छपे। और मुझे कहा कि हरियाणा एडिशन में तो कुछ ज़्यादा ही बड़े विज्ञापन छपे, मैंने देखे नहीं है, पर मेरे जो मित्र वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे उनसे पता लगा कि यहाँ तो अखबारों में पूरा भरा पड़ा है, ऐसे लग रहा है कि हरियाणा सरकार की स्कीम है। तो ये जब दबाव था ना विपक्ष का, उस पर भी हमको फोकस करना चाहिए, और उसी वजह से चाहे हरियाणा हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, ये मोमेंटम उस तरफ दिखाई दिया। बीजेपी ये फटीक फैक्टर, लीडरशिप से तंग आ गए, परेशान, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है भाई। कोई आदमी लगातार 3 सीरीज में कैप्टन बन जाए तो हम लोग भी सवाल खड़े करने लगते हैं कि हार्दिक पांड्या से नहीं हो रहा, रोहित शर्मा को लाना चाहिए, है ना। मतलब कि ये तो होता ही होता है। वो लीडर भी तैयार रहते हैं उस चीज़ के लिए कि ये तो कल मुझसे सवाल पूछे ही जाएंगे। आप कुछ बोलना चाह रहे हो? मैंने क्रिकेट की बात आई ना, वर्कलोड मैनेजमेंट, बुमराह को रेस्ट, रोहित नहीं खेलेंगे। जम्मू कश्मीर को लेके मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि वो जो 5 नॉमिनेटेड मेंबर से बीजेपी का खाता खुलेगा, उस पर एक मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा विचार करने की ज़रूरत है अब, कि ये जो वोटिंग राइट के पावर देने की बात है कि भाई एलजी चुनेंगे या राज्यपाल चुनेंगे, जो भी है, ये कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा है। अगर जनता एक व्यक्ति को या एक पार्टी को ऑलमोस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना रही है, और आप अपने 5 जोड़ के उसके ऊपर उस मैंडेट को चेंज कर दे रहे हैं, चाहे कहीं भी हो, चाहे लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में हो, वो जनता चलेगी ना, जनता चुने, जनता 5 को देना चाहे ना दे। ये जो आप चुनिए, अगर आप किसी समाज के वर्ग को आगे लाके बिठाना चाहते हैं, पर फिर वोटिंग राइट मत दीजिए। आप आएँ, सवाल उठाएं, मुद्दे उठाएं, पर आप सरकार का भविष्य क्या होगा, बजट पास होगा कि नहीं होगा, ये अधिकार आपके पास नहीं होने चाहिए। जैसे राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, है ना, वो बैठते हैं आके, तो वोटिंग उनको भी नहीं, वो बिल्स पे अधिकार है, सरकार बचाने में भी अधिकार है। सरकार तो लोकसभा से होती लोकसभा से तय होती है, में भी 2 एंग्लो इंडियन वो खत्म हो गया। वो खत्म हो गया, लेकिन उनको वोटिंग पावर नहीं थे। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन थे, हाँ, उनको था वोटिंग राइट। हाँ। वोटिंग राइट सबको, जितने भी नॉमिनेट होते सबको वोटिंग राइट होता है। लेकिन झारखंड विधानसभा में एक है, अभी भी एक एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन है। तो वो वोटिंग का भी है अधिकार। हाँ जी, सबका है। जितने नॉमिनेटेड होते हैं, देखिए राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड होते हैं, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करती है, वो केवल राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डालते, बाकी सब चुनाव में वोट डालते हैं, और उनको वैसे ही जितना उनको स्ट्रेचर पर लाया जाता है। होता है वैसे उनको भी वोटिंग। लेकिन ये बहस का विषय हो सकता है कि इसमें उनको अधिकार मिले ना मिले, लेकिन इसके पीछे जो सोच है उस पर ज़्यादा हमको देखने की जरूरत है। क्यों? अभी तो कांग्रेस, अभी तो बीजेपी सरकार में यहाँ पर, तो इसलिए सवाल उठ रहा है। कांग्रेस अगर होगी तो भी सवाल ही उठेगा। लेकिन इसलिए क्योंकि जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इस बारे में ये बताएंगे और पूर्णेंदु बताएंगे कि जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसमें महिलाओं को कितने टिकट मिले, कितनी टोटल जितने कैंडिडेट जम्मू कश्मीर में कितनी महिलाएं लड़ रही हैं, और उन महिलाओं में कितनी जीत के आएंगी। तो महिलाएं भी हों जम्मू कश्मीर विधानसभा में, इस सोच के साथ इसको किया गया। जो कश्मीरी पंडित हैं जिनको अपने घर से विस्थापित कर दिया गया, उनको अगर कोई पार्टी टिकट भी देती है तो वो कितने उसमें जीत के आते नहीं आते हैं, तो उनको भी नुमाइंदगी हो, इसलिए सोच के किया गया। तो सोच इसके पीछे सही है, लेकिन अधिकार को लेकर आप चर्चा कर सकते हैं। मैं आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने समझाया अखिलेश जी। मैं इसमें यही जोड़ना चाह रहा था कि जब चुनाव हो और जनता वोट डाल दे, उसके बाद जब गठन हो विधानसभा का, उस गठन होने के बाद जब सरकार बन जाए, फिर वो 5 आदमी नॉमिनेट हो, फिर वो 2 आदमी नॉमिनेट हो, फिर वो सरकार के कार्यकाल के अगले 5 साल में वो बिल पास करते रहे, अपना उनका वोटिंग का राइट हो। लेकिन जब सरकार चुन के आई कि 40-41 आ रहे हैं, हमारे 5 आ गए तो हम 47 के पार हो जाएंगे, जो भी आंकड़ा है, उससे मैं कह रहा हूँ कि उससे बचना चाहिए। फिर ये चुनावी प्रक्रिया का फ़ायदा क्या हुआ? हम 1.5-2 महीने जिसने कैंपेन किया, जिसने पैसा खर्च किया, जो चुनाव जीता, और फिर वो ऑलमोस्ट हारा हुआ है। ये मैं कहना चाहता हूँ। मेरा सवाल मेरा ये है,
वो एग्जिट पहले उन्होंने कहा था कि सबसे पहले बोलना चाहते हैं। सबसे पहले नहीं, मैंने दूसरे ये अश्विनी की गलती है। एग्जिट पोल में डिबेट में देख रहे थे क्या कि इस बार जो बीजेपी का पोस्टर था, आपने देखा, ऐसा देखा था, उसमें मोदी जी का एकदम छोटा सा चेहरा था, अनयूजुअल था इस बार। अब मतलब डिबेट में बहुत सारे लोग बोल रहे थे, तो ये अनयूजुअल हरियाणा में क्यों हो गया? क्योंकि मोदी प्रीमियम अभी भी हरियाणा में है, जो लोकसभा में हमको दिखा। तो ये सेंट्रल लीडरशिप की गलती थी क्या? अब ये एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा कि पिछले आप कई विधानसभा चुनावों को देखें अलग अलग राज्यों में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते सबसे बड़े स्टार कैंपेनर हैं जो आखिरी मोमेंट तक प्रचार करते हैं और पूरा जोर लगा कर करते हैं, चाहे वो हवाई जहाज पर उठ के करना हो, चाहे सीट पे करना हो, चाहे रोड शो करना हो, हर तरह से। इस चुनाव में वो नहीं दिखा। नहीं सर गए। 4 ही किए इन्होंने, 4 हरियाणा, 4 जम्मू कश्मीर। आखिर में 2 दिन नहीं गए। और दूसरी तरफ इस बार वही काम राहुल और प्रियंका कर रहे थे। तो 2 चीजें हैं, एक तो बीजेपी पिछले 10 वर्षों में सिर्फ मोदी के नाम पर आ गई, तो शायद इस बार लोकसभा के विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव में वहां पर ठीक है कि बीजेपी वहां पर 5 सीटें जीत गई, लेकिन उतना भी सही है कि बीजेपी 5 सीटें हार गई। तो आप 10 सीट जीतने वाला अगर 5 हार जाता है तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, लेकिन 46% वोट था, 46%। ये कांग्रेस से ज्यादा था वोट। इसका मतलब कि मोदी प्रीमियम है मोदी हरियाणा का में। है, लेकिन लोकल लेवल पर क्या है, स्थानीय नेतृत्व का क्या स्थिति है? स्थानीय नेतृत्व की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप सर वहाँ पर देखिए हरियाणा में वहाँ पर मनोहर लाल खट्टर या फिर नायब सिंह सैनी, इन लोगों के चक्कर में इनको बनाया गया, जो या ऊपर से ही थोपा गया। ये कोई जनता के विधायकों के स्वाभाविक पसंद दोनों नहीं थे। हमको अभी भी याद है, मैंने कहीं पढ़ा था कि 2014 में जब चुनाव के नतीजे आए तो ये लगभग तय था कि उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे रामविलास शर्मा, कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, और वहाँ के प्रभारी थे वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू गए थे, वेंकैया नायडू ने इनको शर्मा जी से भी कह दिया था कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, वो लगभग मान के चल रहे थे। तभी वेंकैया नायडू के पास फोन आया, फिर फोन वो दिया गया शर्मा जी को, और कहा गया कि आप नाम प्रस्तावित करेंगे मनोहर लाल खट्टर का, खट्टर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस बार तो रामविलास पिछली बार चुनाव हार गए थे 19 में, तो इस बार टिकट भी नहीं मिला। अनिल विज अलग नाराज, ओपी धनखड़ अलग नाराज, अभिमन्यु कहाँ गए पता ही नहीं चला। बड़े तो जो बीजेपी के तमाम नेता थे, उन लोगों की नाराजगी, जो हरियाणा स्टेट के स्तर पर उन लोगों की नाराजगी, वो नाराजगी बीजेपी के लिए भी दिक्कत पैदा की। जैसे आपने कहा कि वोट के बावजूद भी अगर पार्टी के नेता, जैसे अम्बाला सीट पर ही अनिल विज का था, अनिल विज का पुराना प्रभाव माना जाता है, वहाँ बीजेपी का उम्मीदवार 42-43 हजार वोट से हारा है, या 40 हजार वोट, इसी से ज़्यादा वोट से, वो भी वो नहीं हारता, लेकिन अनिल विज ने प्रचार ही नहीं किया और असर होता है। अब ये पहले ये था कि कोई बात नहीं, हम बीजेपी का एक बड़ा कैनवास है, एक बड़ा स्टार कैंपेनर, एक बड़ा नेता सुपर स्टार है, उसके नाम पर एक कर रहे थे। लेकिन अब ये लग रहा है कि बीजेपी के लिए ये चुनाव एक चर्निंग और टर्निंग पॉइंट है, कि आप केंद्रीय नेतृत्व के ही होते सारी चीजें नहीं करेंगे। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मोदी के साथ ही हो रहा है, ये इंदिरा गांधी के समय में भी उनके चेहरे पर लड़ा जाता था, उसी हरियाणा में कांग्रेस भी हार जाती थी। राजीव गांधी के समय में तो 87 में हारी थी, 82 में भी। 87 में तो अप्रत्याशित था, 85 देवीलाल को मिला था, 85 कहीं नहीं थे। 90 में 75 था, और 15 में कांग्रेस और निर्दलीय सब थे। इवन 82 में भी देवीलाल और बीजेपी दोनों मिल करके उन लोगों ने बहुमत के करीब पास पहुंच गए थे, निर्दलीय का जुगाड़ भी कर लिया था। लेकिन जो लोग जैसे बीजेपी के साथ है कि भाई पावर में है, दुरुपयोग करते हैं, भजन लाल उसमें ने साल्टा बना दुरुपयोग हुआ, और दिल्ली में ही राज्यपाल ने शपथ दिलवा दी, और देवीलाल ने राज्यपाल को थप्पड़ मार दिया था जाकर।
उस समय ये सब चीजें हो चुकी हैं जो आज हम लोग देख रहे हैं। लेकिन अभी स्थिति ये है कि कुछ असल मुद्दे भी होते हैं, जैसे कानून व्यवस्था वहाँ की बहुत खराब है। मैं आज ही कहीं पढ़ रहा था एनसीआरबी की रिपोर्ट में कि वहाँ पर महिलाओं के प्रति अपराध में ये बलात्कार की घटनाओं में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई। 2021 की तुलना में 22 में अपराध करीब 18% बढ़ा और बच्चों के प्रति 8 से 10% बढ़ा, बुजुर्गों के प्रति तो 50% से ज़्यादा बढ़ा। तो हम सब लोगों को शायद यहाँ बैठ करके लगता है कि ये सब बहुत मुद्दा मायने न रखता हो, लेकिन जिस पर बीतती होगी वो जाकर के वोट देने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। तो इसीलिए ये चुनाव बीजेपी के लिए टर्निंग पॉइंट और सामूहिक नेतृत्व की तरफ ले जाने वाला चुनाव हो सकता है, अगर बीजेपी को आगे फिर से अपने को, अगर इसमें मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अभी एग्जिट पोल है, पता चला कि आज हम लोग सारी बातें कर रहे हैं और कल छत्तीसगढ़ हो गया। भुट्टा से लेकर के तो इस वीडियो को क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, प्राइवेट कर देंगे। नहीं प्राइवेट करेंगे भाई, हमने तो एग्जिट पोल के आधार पर ये बात की। सही बात। और एग्जिट पोल के आधार पर लग रहा है तो उनको दोष दे देंगे। क्या? अगर एग्जिट पोल गलत होगा तो दोष दे देंगे, उन्होंने गुमराह किया। नहीं नहीं, हम दोष उनको तो नहीं देंगे, कुछ हमारा भी दोष है। ये पूर्णेंदु जी से सर आप बताइए, अभी एग्जिट पोल को आप दोष दे रहे हैं, सही क्या है? नहीं बाबा, दोष नहीं दे रहे। मुझे लगता है एग्जिट पोल इस बार सही जाएंगे। क्योंकि वो देखिए इलेक्शंस में कुछ चीज़ें वो दिख जाती हैं कि क्या होने वाला है। हाँ, असली इंटरेस्ट जम्मू कश्मीर को लेकर के होगा कि वहाँ पे जो हंग का प्रेडिक्शन हो रहा है उसमें क्या होगा नहीं होगा, या कश्मीर में बीजेपी का खाता खुलेगा नहीं खुलेगा। क्योंकि बीजेपी की कोशिश तो एक आध सीट, खासकर जो एक अशोक कुमार भट्ट जो लड़ रहे हैं हब्बा कदल वाली सीट, बीजेपी इस पे जोर मार रही है और उस सीट पर पहले कई कश्मीरी पंडित जीत कर आ भी चुके हैं। तो आप कुछ कहना चाहते हैं? तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हरियाणा का चुनाव मैं कहूँगा बीजेपी ने अच्छा लड़ा। ये नहीं है कि कांग्रेस 55-60 सीटें ला रही है, लेकिन बीजेपी ने अच्छा चुनाव लड़ा, जितना बेहतर लड़ा जा सकता है। एक गलती जो उनसे हुई, मुझे लगता है मनोहर लाल खट्टर को जो हटाने का डिसीजन था वो उन्होंने थोड़ा लेट लिया, क्योंकि एकदम लास्ट के लोकसभा चुनाव से बिल्कुल पहले आपने हटाया उनको चुनाव लड़वाया, फिर उनको आपने कैबिनेट मंत्री दिया। तो जनता की नज़र में आपने उनको एक तरह का उनको मलाई ही दिया, क्योंकि आप जनता मतलब एक था कि भाई अब कांग्रेस की स्थिति बेटर है, वहाँ अगली सरकार कांग्रेस की चुनी जाएगी। आपने उनको साइड में लोकसभा का टिकट दिया, फिर आपने उनको कैबिनेट मंत्री बाकायदा बना दिया और आपने नायब सिंह सैनी को काम करने का मौका कम दिया। अगर उनके प्रति नाराजगी थी जनता में और लोग खुश नहीं थे, इस तरह की बातें थी, तो बहुत कार्यकर्ताओं से लोगों से मिलते नहीं थे। बल्कि नायब सिंह सैनी के बारे में ये एक तरह की पॉजिटिव खबरें मैंने देखा आजकल सोशल मीडिया कुछ जगह पे कि वो थोड़ा ज़्यादा सुलभ थे, वो कार्यकर्ताओं से ज़्यादा सीएम हाउस में एंट्री थी लोगों की। खट्टर साहब के बारे में बताया जाता था थोड़े स्ट्रिक्ट थे, वो बहुत मतलब होता नहीं कार्यकर्ताओं के बीच आराम से उनको वेलकम करना, बात करना, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट मिजाज उनका था। तो अगर ये आपको करना था, ये मैसेज देना था, तो उनको थोड़ा पहले कम से कम इनको 1 साल 1.5 साल का तो मौका देते, वो इनसे दे रही है। वरना आप देखिए बीजेपी ने जो सुमित सर कह रहे थे कि लोकसभा के बाद किस लेवल का कोर्स सिलेक्शन किया। अग्निवीर पे आपने क्या कहा कि अग्निवीर जो होंगे हरियाणा के, उनको सरकारी पेंशन वाली नौकरी देंगे, सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं देंगे, पेंशन वाली नौकरी देंगे। एमएसपी पे आपने क्या कहा, 14 नहीं 24 फसलों पे एमएसपी देंगे। तो आप देखिए किस तरह से 2100 रुपया महिलाओं को देंगे। मतलब आपने वादों का अंबार लगा दिया, आपने कोशिश की कि जिस तरह से दलित मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बम्पर वोट किया, आपने पूरी कोशिश की कि शैलजा के बहाने दलित वोट काटे जाएं। फिर राहुल गांधी का जो अमेरिका में बयान था उसके बहाने आपने कोशिश की, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी वहाँ 4 सभाएं की। तो ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार में कहीं पीछे थे। अगर हरियाणा जैसे राज्य में जहाँ पे इतना बड़ा स्टेट नहीं है, प्रधानमंत्री के स्तर का आदमी 4 अगर वहाँ सभाएं कर रहा है, तो मैं कहूँगा एक अच्छी संख्या है। तो उस हिसाब से, और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, अगर उसको चुनाव परिणाम पता भी होता है तो पूरा जोर लगा के लड़ती है, आखिरी तक लड़ती है। कांग्रेस को अगर चुनाव परिणाम पता लग जाए तो हो सकता है कि चुनाव परिणाम के बीच में राहुल गांधी जी विदेश भी हुआ है। मुझे लगता है कि ये जो मुख्यमंत्री बदलने वाली बात है ना, ये अब ये काम नहीं कर रहा है। कांग्रेस ने गलती करी, नहीं पंजाब में गलती करी, कांग्रेस ने पंजाब में गलती करी, लेके आए कि दलित सीएम में बहुत वाहवाही हुई, अरे राहुल गांधी ने क्या ये कर दिया,
चन्नी साहब को ले आया, दलित को ले आया, अब ये संभाल लेंगे। वो बेचारे चन्नी साहब अपने 152 दिन का काम ही गिनाते रह गए, बुरी तरह से हार गए। मैंने तीसरे नंबर पर चले। इसमें एक चीज ये भी है कि मुख्यमंत्री खट्टर को हटा करके, मनोहर लाल खट्टर को हटाकर आपने जिस नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, वो नायब सिंह सैनी कोई अलग अस्तित्व नहीं थे, वो प्रतिछाया थे खट्टर साहब के। और ये माना गया कि खट्टर साहब के वो यस मैन है और ये जा रहे हैं तो एक दूसरे आदमी को बना दिए ताकि एंटी इनकम्बेंसी मनोहर लाल खट्टर के सिर्फ फूटेगा और ये अपने 56 दिन 6 महीने तक का ये सब, लेकिन ये सब हम चर्चा कर रहे हैं सितंबर में, और इनको बदला गया था शायद मार्च में बदला गया। मार्च में किसी को भी लगता था, हम में से किसी को भी नहीं लगता था कि लोकसभा का ऐसा रिजल्ट होगा। सर एक चीज उस समय मैं बताऊं, आप ही ने इसी जगह एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जब चुनाव के नतीजे आ गए थे तो यहीं पर डिस्कशन हो रहा था, मुझे आज भी याद है, हुआ कि भाई क्यों फेल हो गए। हम सब मानते थे कि बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने वाला, तो आपने कहा कि हम सब लोग दिल्ली में ही बैठे हैं और दिल्ली और अगल बगल सराउंडिंग्स में नतीजे जो हैं बीजेपी के पक्ष में दिख रहे थे और नतीजे आए भी। दिल्ली की 7 सीटें जीत गई, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव सब बीजेपी जीत गई। तो हमें तो अपने अगल बगल सब कुछ बीजेपी का हरा हरा ही दिखा, तो हमने तो वो देख लिया। बाकी जगहों की तो हमें दिखी नहीं, और हमारे यहाँ जो लोग फील्ड में गए उन लोगों ने दिखाया नहीं। बाबा जरूर राजस्थान दिखा रहे थे कि नहीं वहाँ बहुत बुरी बाबा ने क्या देखा, शो किया? उन्होंने आगे का बोला भी था, लेकिन पूरे देश का हम ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत बार तो जो अच्छे अच्छे राजनेता होते हैं, जो बड़े पार्टी होते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में भी असर दिखा उसका कि सैनिक के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन सैनिक का इम्तहान लोकसभा में नहीं था। लोकसभा में मोदी का इम्तहान, विधानसभा में सैनिक का इम्तहान। वो इम्तहान अगर एग्जिट पोल सही है तो ये मानना होगा कि हम सोचते हैं कई बार, या राजनेता सोचते हैं, हम नहीं सोचते हैं कि हम इस तरह का काम करके पब्लिक को अपने झांसे में ले सकते हैं या गुमराह कर सकते हैं। लेकिन जो आपको लगातार जिताती है, वो जितना जिताना जानती है उतना ही हराना भी जानती है। देखिए एजेंडा हरियाणा में अब कोई पार्टी कैसे भारी है वो दिखता है। एजेंडा कांग्रेस सेट करेगी। अग्निवीर का मुद्दा कांग्रेस उठाया, बीजेपी बैकफुट पे थी कि पेंशन वाली नौकरी देंगे। किसान का मुद्दा, एमएसपी का मुद्दा कांग्रेस उठा रही थी, तो उन्होंने कहा 14 नहीं 24 फसलों पे देंगे और एमएसपी भी बढ़ाएंगे, सब करेंगे सारी चीजें। तो कुल मिला के ये चुनाव बहुत दिनों बाद ऐसा दिखा जहां एजेंडा पूरा का पूरा कांग्रेस सेट करी थी, बीजेपी जवाब दे रही थी। हालांकि वादों की झड़ी उन्होंने मुझे नहीं लगता किसी हाल फिलहाल के विधानसभा चुनाव में इतने जबरदस्त तरीके से वादे किए हों। पक्की नौकरी, पेंशन वाली नौकरी, एमएसपी, ये वो, मतलब दुनिया भर का जितना वादा हो सकता सब उन्होंने कर दिया। क्या पता उनको पता हो कि भी हारने वाले हैं तो उतना प्रेशर पड़ेगा नहीं हमारे उस पर। लेकिन एक हम जम्मू कश्मीर की बात भी कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर का भी चुनाव बेहद इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो पहली बात तो परिसीमन के बाद हो रहा है, सीटें बढ़ गई। जम्मू और कश्मीर की मिला के तो सिर्फ 83 थी, बढ़ के 90 हो गई। जम्मू वाले साइड में 43 हो गई। उम्मीद थी कि बीजेपी की, जैसे अखिलेश सर ने कई बार बताया कि बीजेपी की रणनीति थी कि 43 में हम 35 लाएं और फिर निर्दलीय उधर, और सर्वे में कोलापुर में जहां तक मुझे याद है 15 जो अन्य जो है 15, तो 15 अगर 35 बीजेपी की आ जाती और कोलापुर के दावे में 15, तो बीजेपी की बल्ले बल्ले हो जाती। लेकिन जो कुछ हमारी भी वहाँ के रिपोर्टर से बात हुई जो जम्मू साइड में रिपोर्टिंग करते हैं, उनका कहना है कि चूंकि एलजी शासन है और केंद्र का शासन है, तो जो एंटी इनकम्बेंसी है लोकल लेवल पे, भले ही कोई मुख्यमंत्री नहीं बैठा है, लेकिन एलजी के रूप में समझिए एक मुख्यमंत्री बैठा हुआ है। तो महंगाई और जो भी ये मुद्दा है वो जमीन पे कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ काम कर रहा है। तो उनका कहना ये था कि जिनको लगता है कि जम्मू साइड में बीजेपी जो कि हिंदू मेजोरिटी है, उस बेस पे ही सिर्फ बीजेपी बहुत अच्छा करेगी, उनका वैसा बिल्कुल रोजी पिक्चर नहीं है। क्योंकि महंगाई या दूसरे मुद्दों पर एक जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका नुकसान बीजेपी भुगतेगी, दूसरी पार्टी नहीं भुगतेगी। क्योंकि एलजी शासन है तो बीजेपी का ही एक फेस वहां पर है, और वो भी हमारे पोल पोल्स में दिख रहा है। जो मैक्सिमम भी लोग दे रहे हैं वो 30-20 तक मैक्सिमम दे रहे हैं। जो उम्मीद बीजेपी कर रही थी कि 35 तक होगा, हालांकि पोल पोल्स है, वो एक्चुअल क्या रिजल्ट होगा वो नहीं पता। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज होगी। तो इसी नोट के साथ आज की चर्चा खत्म करते हैं। कल एनडीटीवी पर सुबह 7 बजे से लाइव रिजल्ट रहेगा, तो आप लोग ndtv.com, ndtv.in चैनल हिंदी सब पे चले जाएं और लाइव देखते रहें, क्योंकि एक्यूरेट और फास्ट एक्यूरेट रिजल्ट एनडीटीवी में मिलेगा। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल मिलते किसी विषय के साथ, तब तक
धन्यवाद। धन्यवाद।